अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट हफीज़ ताहिर, प्रोग्राम हफीज़ ताहिर के साथ। और अल्लामा इकबाल का शेर आ रहा है मुझे याद कि मोहब्बत मुझे उन जवानों से है सितारों पे जो डालते हैं कमंद। एक ऐसे ही नौजवान आज मेरे मेहमान हैं जो सितारों पर, हर तरह के सितारों पर, फिल्मी सितारों पर और टेलीविज़न के सितारों पर अपनी कमंद डालते हैं और आपके सामने मुख्तलिफ ड्रामे और मुख्तलिफ सीरियल्स पेश करते हैं, जिनमें से एक मुझे सीरियल उनकी बड़ी याद आ रही है, उसका नाम है हूर परी। और इस तरह के बहुत सारी सीरियल्स उनके कैरेट में हैं, कुछ 20 से ज़्यादा। आइए हम उनसे बात करते हैं। आज वो मेरे मेहमान हैं। मैंने कहा बहुत सारे लोगों से आपकी मुलाकात कराई, तो एक ऐसे शख्स से भी मुलाकात कराएं जो एक्टरों को आगे बढ़ाता है और एक्टरों के ज़रिए अपना मैसेज देता है। डायरेक्टर वही होता है ना, जो डायरेक्टर को एक्टरों को एज ए व्हीकल यूज़ करके अपना मैसेज आप तक पहुँचाता है। तो आज हमारे मेहमान हैं अशर असगर। जी अशर असगर, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले तो इतने खूबसूरत तारुफ पे बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अल्हम्दुलिल्लाह सर, बिल्कुल ठीक ठाक, बेहतरीन। और मुझे बड़ी खुशी हुई यार आपसे मिलके, ये इतनी देर के बाद आपसे मुलाकात हुई। बस देख लें, बहाना बन गया। असल में क्या करें, काम की मसरूफियात कुछ ऐसी हैं कि लाहौर से बहुत दूर हुए हैं, है ना। हाँ, तो बस उसमें फिर पुराने दोस्तों से मुलाकातें, फासला, क्या करें, मजबूरी है, गमे रोजगार ने तंग किया हुआ है। बस कराची हमारे एक दोस्त हैं फ़खर साहब, शायर है, बड़े अच्छे। उनका एक शेर है कि ये जो लाहौर से मोहब्बत है ये किसी और से मोहब्बत है। नहीं, हमें लाहौर से ही मोहब्बत है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी और से मोहब्बत है? लाहौर में सबसे मोहब्बत है। लाहौर ने मोहब्बतें इतनी दी हैं कि क्या करें। देखें फिर ये तो बेवफाई है ना, आदमी सबसे तो मोहब्बत नहीं कर सकता। बस ऐसे ही है, लेकिन मोहब्बत का बदला तो मोहब्बत से देने की हमेशा कोशिश की है और दिया भी है। व्यूअर्स को दिया है, प्रोग्राम्स की शक्ल में दिया है, हर तरह। बस वो एक कह लें कि थोड़ी सी लाहौर की बदकिस्मती कह लें मीडिया इंडस्ट्री की, कि ज़रा वक्त के साथ साथ लाहौर की मीडिया इंडस्ट्री तकरीबन ख़त्म होती जा रही है और सारा काम कराची शिफ्ट हो रहा है। तो हम उस काम की तलाश में कराची चले गए और माशाल्लाह कराची भी लाहौर की तरह बड़ी मोहब्बत दी। कराची वालों ने वार्म वेलकम किया। माशाल्लाह आप काम कर रहे हैं वहाँ पे भी भरपूर। लेकिन बस अब एक मेरा शेर याद रखें मोहब्बत के बारे में, कि एक वक्त में एक शख्स से करता हूँ मोहब्बत, उस वक्त अमानत में खयानत नहीं करता। हाय हाय, है ना। आपने तो सारा मुद्दा ही खत्म कर दिया शेर के बाद। लेकिन हो सकता है पर्सन टू पर्सन वेरी करती हो ये चीज़। कोई शख्स ऐसा भी हो जो एक ही को सारी जिंदगी महबूब बनाए रखता हो। करते हैं कुछ लोग तो मोहब्बत में भी फिर तौहीद के कायल होंगे ना जी। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं ऐसे। उसमें देखिए ना कि मेरा अपना एक नज़रिया है कि इश्क एक ही होता है। जाहिर है जो बार बार की जाए वो मोहब्बत तो ना हुई ना। कई होती हैं। अच्छा, इश्क एक होता है। चलें, तो उस इश्क की खुशबू तो हमेशा इंसान के साथ रहती है ना। वाह वाह, जिंदाबाद। तो बात यह है कि आपकी मेरी मुलाकात जो हुई थी पहली बार, आपकी फ़ोन कॉल आई थी कि आप आएँ, और पीटीआई के कल्चरल विंग का एक इजलास है, तो मैं फिर आया था। तो आपने मुझे उसका क्या प्रेसिडेंट बना दिया था। ज़बरदस्त। तो वो क्या सियासत के साथ क्या हुआ सर? सियासत से ज़्यादा इमरान खान साहब से मोहब्बत थी और ख़ान साहब के लिए एक एफ़र्ट थी। एक तब्दीली का जब नारा उठा, हमने भी कोशिश की कि कुछ एफ़र्ट करें, अपना जो हिस्सा डाल सकें इस मुल्क की बुनियादों में, ख़ान साहब के साथ उस जद्दोजहद में, उस मुशक्क़त में। तो एक कोशिश की, एफ़र्ट की। 2014 तक तकरीबन एक्टिव पॉलिटिक्स की, काफ़ी ज़्यादा। लाहौर में हमने कल्चर विंग इस्टेब्लिश किया पीटीआई का। उस टाइम मैं लाहौर का प्रेसिडेंट था। फिर मुझे आहिस्ता आहिस्ता इन्होंने प्रमोट करके सेंट्रल वाइस प्रेसिडेंट पीटीआई के स्पोर्ट्स एंड कल्चर विंग कर दिया। तो काफ़ी एफ़र्ट्स की, लेकिन ज़ाहिर है हमारे जो काम की नौइयत है वो काम भी इतनी मसरूफियत देता है कि साथ साथ पॉलिटिक्स को कैरी करना। और पॉलिटिक्स पैशन नहीं था, वो जस्ट एक दिल से था कि वो करें। तो ऑब्वियसली ओहदे से रिज़ाइन कर दिया, लेकिन मुल्क की खिदमत का जज्बा तो आज भी मौजूद है। 2014 में रिज़ाइन कर दिया था, लेकिन आज भी दिल खान साहब के साथ धड़कता है। पाकिस्तान के लिए हाजिर हैं, किसी भी किस्म की खिदमत अगर चाहिए हो तो हम हाजिर हैं और अपने लेवल पे एफ़र्ट करते रहते हैं तब्दीली के लिए, बेहतरी लाने के लिए। मेरा यूट्यूब चैनल है, उस पर भी अगर कभी आपको इत्तफाक हो, मैं एक प्रोग्राम कर रहा हूँ हम कब सुधरेंगे, तो उसमें मैं इसी किस्म की बातें करता हूँ कि भाई तब्दीली तो हमारी अपनी ज़ात से आनी है ना। पहले हम खुद सुधरें, फिर हम दूसरों को सुधारने की बात करें। तो सबसे पहले अपने घर से स्टार्ट करें, अपनी ज़ात से स्टार्ट करें। तो ऐसे ही वो एक एफ़र्ट थी जो अभी भी कहीं ना कहीं दिल में वो चिंगारी दबी हुई है। लेकिन ज़ाहिर है ज़्यादा तवज्जो रोज़गार और काम की तरफ चली गई, काम की मसरूफियात ज़्यादा हो गई, तो सियासत ज़रा सी पीछे फिर रह वो गई। फैसला वाली बात है ना कि तुझसे भी दिल फरेब हैं
गम रोजगार के। सही बात है। दुनिया ने तेरी याद से बेगाना कर दिया, तुझसे भी दिल फरेब है गम रोजगार। अच्छा, लेकिन हमें दुनिया ने इमरान खान साहब की याद से बेगाना नहीं किया, याद आज भी दिल में वैसे ही है, लेकिन ज़ाहिर है रोजगार की मसरूफियत। यानी कि आप गालिब के शेर पे अमल करते हैं। गालिब का एक शेर है कि गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, गो मैं रहा रहीने सितम हाय रोजगार, लेकिन तेरे ख्याल से गाफिल नहीं रहा। वाह 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 वाह, ये बात हुई। गालिब ने तो नहीं सही बात ही। असल में वही है ना, 3-4 शोरा के जब शेरों को आपस में आप कंपैरिजन करें तो हर एक की एक डिफरेंट थॉट निकलती जो एक दूसरे से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही होती है। लिंक भी होता है, जाहिर है कहीं लिंक होती है, तो वो ऐसे ही है, तो चलता रहता है। तो बहरहाल बात वही है कि सर एफर्ट्स करनी चाहिए अपने अपने लेवल पे, जो कुछ भी आप कर सकें। अभी हमने कायद-ए-आज़म डे के ऊपर एक शॉर्ट मूवी की है, यूट्यूब के लिए मैंने वो कंटेंट बनाया था, वो ज़रूर अगर आपकी नज़र से नहीं गुजरा तो देखें। मैं अपने व्यूवर्स से भी कहूँगा कि वो लोग ज़रूर देखें, कायद-ए-आज़म ज़िंदा हैं के नाम से। तो वो एक दिल से मैंने सब्जेक्ट बनाया जिसमें मैंने कोशिश की है कि हम कायद-ए-आज़म को ट्रिब्यूट, मैंने आपको 7.5 मार्क्स दिए थे। बिल्कुल, आपकी मोहब्बत भी है, तो मेरी ये ख्वाहिश थी कि एक ट्रिब्यूट भी दे सकें कायद-ए-आज़म को और देखते हुए लोगों की आंख ज़रा सी नम हो। तो मेरा ख्याल है कि मैं उसमें 90% तक तो कामयाब रहा हूँ। आप बहुत कामयाब रहे उसमें। वो जो 7.5 नंबरों की बात है वो ये है कि एक दिन में एक पूरा एपिसोड शूट करना, उसमें कुछ ना, ज़ाहिर है सर प्रोडक्शंस की लिमिटेशंस चीज़ें, फिर भी वो एक ख्वाहिश थी कि यार कुछ करें। हमें पता है वो कोई कमर्शियल सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन उसको किया। और मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि पीटीआई के सोशल मीडिया पेजेस ने भी उस फिल्म को शेयर किया, जो हमारे लिए बहुत बड़ी ऑनर है कि विदाउट एनी कॉन्टैक्ट उन्होंने ऑटोमेटिकली उस फिल्म को पिक किया और शेयर किया। दरअसल उसकी ज़रूरत और उसकी जो रेलेवेंस है, उसकी जो आपने ये फिल्म प्रोड्यूस की, वो बहुत ज़रूरी इस मौके के लिए थी, क्योंकि उससे कुछ अर्सा पहले कैप्टन सफदर साहब जो बेहरूमती कर चुके थे मज़ार कायद की, उसके हवाले से एक ऐसा काम करना बेहद ज़रूरी था बिल्कुल। यानी ये लोग अपने पॉलिटिकल एंड्स के लिए उन्होंने इस मुल्क के बानी को भी नहीं बख्शा, बिल्कुल नहीं। और दूसरा, मेरा उस फिल्म का जो मकसद था, जो एक मोटिव था कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया, बेसिकली ये लाइन उसका सेंट्रल आइडिया है उस पूरी शॉर्ट मूवी का, कि हमने पाकिस्तान को क्या दिया। पहले हम तो पाकिस्तान को कुछ दें, फिर पाकिस्तान से कुछ डिमांड करें। हमारी क्या कंट्रीब्यूशन है पाकिस्तान के लिए? ऐसे ही होना चाहिए। ऐसे ही है। हम झूठ बोलते हैं, हम करप्शन करते हैं, सर हम बहुत कुछ करते हैं। मैं खुद अपने जो प्रोग्राम्स में यही जिक्र करता हूँ, मैं जूस पीऊंगा, गाड़ी का डब्बा गाड़ी से बाहर चलती है मैं फेंक दूंगा, कचरा बाहर। क्या छोटे छोटे काम हम नहीं करते? बड़ी बात तो हम बाद में करें ना। हमने किया क्या इस मुल्क के लिए, क्या दिया है, क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी? कायद-ए-आज़म और जंग आज़ादी के लोगों की तो माशाल्लाह ऐसी ऐसी कंट्रीब्यूशंस हैं कि हम क्या बताएं। तो अच्छा अशर, थोड़ा सा आपके कैरियर पे भी बात करें कि आपने मास्टर्स तो किया कंप्यूटर साइंस में, उसमें आपकी एजुकेशन है, तो आप कंप्यूटर साइंस से निकल कर ये प्रोडक्शन की तरफ से आ गए, तो ये क्या सफ़र है? अच्छा, ये ना बड़ी गैर महसूस सी डाइवर्जन है, जो आहिस्ता 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 ट्रेन ने कांटा बदला 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 और आहिस्ता आहिस्ता ज़रा दूरी हो गई आईटी से। हालांकि स्टार्ट आईटी से ही हुआ था। मैंने मीडिया का स्टार्ट जो है सबसे पहले तो वेबसाइट डिज़ाइनिंग से किया था, जो मीडिया में एक पहला कदम कह लें। मैं पाकिस्तान की कुछ फिल्मों के लिए वेबसाइट डिज़ाइनिंग का काम कर रहा था, एवेन्यू पिक्चर्स के लिए। तो वो कुछ 4-6 प्रोजेक्ट्स किए। फिर वहीं पे कुछ लोगों ने मुझे कहा यार फिल्मों की कुछ टाइटल एनिमेशंस होती हैं, लाइक ज़ाहिर है 20-22 साल पुरानी बात है, उस टाइम इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था ये एनिमेशंस का काम और चीज़ें, मेरे एक्सपर्टीज़ थे। तो 2-3 फिल्मों के लिए ये टाइटल एनिमेशन और इस तरह का काम किया। उसी सिलसिले में कुछ लोगों के साथ उठना बैठना हुआ मीडिया के। आहिस्ता आहिस्ता फिर एडिट की तरफ आया। एडिट ज़ाहिर है हमारी कंप्यूटर साइंसेज से अब तो सारा नॉन लीनियर पे काम हो रहा है, कंप्यूटर के ऊपर ही एडिट का, वो सीखा, एडिटिंग स्टार्ट की और बस उसके बाद फिर असिस्ट करना शुरू किया, देन एसोसिएट डायरेक्टर, और फिर अब तकरीबन 2010 से एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मैंने काम स्टार्ट कर दिया था। एडिटिंग तब मैंने बिल्कुल छोड़ दी और 2010 से लेके आज तकरीबन एक 10 साल का सफ़र पूरा हो गया है, तो एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अच्छा, आप डायरेक्शन जो है, फ़र्ज़ करें हम आपसे ये पूछें, जो कि मैं पढ़ाता भी हूँ मीडिया, तो मैं अगर आपसे ये पूछूँ कि डायरेक्शन को आप किस तरह डिफ़ाइन करती हैं, डायरेक्शन क्या होती है? सर देखें, बड़े सिंपल अल्फाज में जो मैं कहूँगा कि डायरेक्टर वो है जो एक स्क्रिप्ट में रूह डालता है। एक बग़ैर रूह का जिस्म है जो राइटर ने लिख के आपके हवाले कर दी। अब डायरेक्टर है कि उसने उसमें किस तरह की रूह फूंकनी है। एक डायरेक्टर एक अच्छे स्क्रिप्ट का बेड़ा गर्क भी कर सकता है और एक डायरेक्टर एक बुरे स्क्रिप्ट को सजा के पेश भी कर सकता है। यानी आपका मतलब ये हुआ कि जो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर होता है वो असल में ट्रांसलेटर नहीं होता, वो क्या कहते हैं, उसकी
उसको इंटरप्रेट करता है, इंटरप्रेट भी करता है और उसमें अपनी बहुत सारी चीज़ें डालता है। देखिए एक्चुअली थोड़ी सी कंफ्यूजन है वो व्यूअर्स को भी। ज़ाहिर है प्रोड्यूसर का वर्ड, जब पीटीवी की बात होती थी, आप लोगों के दौर की बात होती थी, तो प्रोड्यूसर इज़ द डायरेक्टर। लेकिन जब हमारे दौर की बात होती है तो प्रोड्यूसर इज़ द पर्सन जो कि फाइनेंशियल्स मैनेज कर रहा है, जो कि अरेंजमेंट्स हमारे हर चीज़ A to Z वो देख रहा है। जो क्रिएटिव साइड, टेक्निकल साइड है, वो सारी डायरेक्टर देख रहा है। तो आज के डायरेक्टर पे तो सर बहुत सारी जिम्मेदारी हैं। उस बेचारे ने प्रोडक्शन की लिमिटेशंस को भी देखना है, उसने टेक्निकलिटीज़ को भी देखना है, उसने स्क्रिप्ट की चीज़ों को भी समझना है, उसने करैक्टराइजेशन करनी है, उसने ड्रामे में रूह डालनी है। मैं अक्सर अपने जूनियर्स को कहता हूँ कि बहुत सारे जो हमारे नए डायरेक्टर्स आ रहे हैं उनकी ज़्यादा तवज्जो उस पे शॉर्ट्स पे होती है कि यार टेबल के नीचे ट्रैक लगा लो, वहाँ जिब लगा लो, यहाँ से कैमरा ले। मैं कहता हूँ यार सबसे पहला काम जो डायरेक्टर का है दैट इज़ करैक्टराइजेशन। पहले करैक्टराइजेशन पे तवज्जो करें, देन शॉट्स की बारी आएगी। तो पहले अपने करैक्टर्स को स्ट्रॉन्ग करें। आपके करैक्टर्स ही हैं जो आपकी प्रोडक्ट हैं बेसिकली। मैं ये समझता हूँ कि किसी भी आला से आला फिल्म के लिए जो बुनियादी ज़रूरत है वो अच्छा स्क्रिप्ट है। बिल्कुल, अच्छा स्क्रिप्ट, अच्छा स्क्रीन प्ले, अच्छा आइडिया, अच्छा डायलॉग, उसके बाद करेक्टर। करेक्टराइजेशन एक तो आपको राइटर करके देता है कि ये करेक्टर इस तरह का होगा, यूं चलेगा, यूं उठेगा। ये बेसिकली राइटर का काम है कि वो आपको बता दे। उसके बाद आपने उसने जो रंग भरने हैं वो राइटर आपको एक कैनवस देता है। बिल्कुल, तो रंग तो डायरेक्टर ने भरने, रंग डायरेक्टर ने भरना है। दूसरा सर थोड़ा सा दौर ऐसा चेंज हो गया है ना कि अब राइटर की इनपुट बहुत कम हो गई है। एक राइटर 3-3 सीरियल लिख रहा है, हमें उसको टाइम फ्रेम बड़ा कम दिया होता है कि भाई मुझे ये 2 महीने में प्रोडक्ट चाहिए, उसने लिख के दे दिया। वो चीज़ें ख़त्म हो गई जो आप लोगों के दौर में एक डिस्कशंस, बैठ के कैरेक्टर्स बिल्डिंग के यार ऐसे करेंगे, ये एक्टर भी आ गया, रिहर्स हो रही हैं, डिस्कशंस हो रही हैं, प्रोडक्ट बनती थी। अब तो बेचारे अकेले डायरेक्टर पे लोड है कि उसने ही उसके सारा एक कह लें कि ड्रेस कोड से लेके उसकी लुक एंड फील से लेके उसकी कैरेक्टर बिल्डिंग सब कुछ बहुत कम होता है कि राइटर को इनपुट दे दे, वरना 80% 90% ये बात बिल्कुल गलत है सर है। लेकिन अब मैकेनिकल हो गया। ये रवायत हमारे यहाँ अशफाक अहमद खान साहब ने शुरू की थी। वो यहाँ तक लिखते थे कि इस सीन में जो कार इस्तेमाल होगी उसका मॉडल क्या होगा और उसका मेक क्या होगा। बस एक उन्होंने हमारे लिए एक ड्रामा लिखा, उसमें लिखा कि यहाँ पे मज़दा 320 फ्ला मॉडल है वो इस्तेमाल करेंगे क्योंकि मेरे कैरेक्टर के साथ यही जाता है। वो ये तक बताते थे कि ये जो दरख्त मैंने इसमें बताया है बड़ा सा दरख्त है और वो कहाँ है, वो लोकेशन लिख देते थे कि आप रेलवे स्टेशन के पास जाएं। उसमें एक छोटी सी चीज़ आपसे अर्ज़ करूँगा, मैं नाम नहीं लूँगा किसी भी आदमी का, ज़ाहिर है हमारे सीनियर्स हैं, मोहतरम हैं बहुत सारे, लेकिन एक राइटर से मैंने एक स्क्रिप्ट लिया तो मैंने उसको कहा यार ये स्क्रिप्ट पे तुमने कोई भी ट्रीटमेंट, मंजर कशी कुछ भी नहीं लिखा हुआ, बस सीधा सीधा मुझे स्क्रिप्ट दे दिया है। तो कहता है यार मैं प्रीवियसली एक बड़े डायरेक्टर के साथ काम कर रहा था, तो मैं जब वो सारी चीज़ें डिटेल से लिखता था वो डायरेक्टर मुझे कहता था कि अब तुम हमें काम भी सिखाओगे। ये भी असल में देखे ना, ये भी गलत बात है, ये रवैया भी गलत है और फिर राइटर का रवैया भी उस लिहाज से ख़राब हो जाता है। और डायरेक्टर ने अगर ये बात की है तो बहुत गलत बात हो जाती है। तो मैंने इसीलिए कहा, मैं कहा भाई हमें काम अल्लाह का शुक्र है आता है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि हम डायरेक्टर हैं, आप अपनी पूरी इनपुट दो, फिर मैं अपनी पूरी इनपुट दूंगा, मुझे चीज़ सजानी। एग्जैक्टली, ये कोऑर्डिनेशन जो है एक्टर बहुत ज़रूरी होती है। एक्टर और प्रोड्यूसर में कोऑर्डिनेशन बहुत। तो बेसिकली सर इन जनरल मैं सही तौर से प्लेस करता हूँ अपनी बात को कि जो राइटर होता है ना, राइटर और डायरेक्टर, ये एक कागज़ के 2 रुख हैं, इधर और इधर। जब तक इनकी प्रॉपर कोऑर्डिनेशन नहीं होगी उस वक्त तक आप अच्छी प्रोडक्ट नहीं बनेगी, वरना प्रोडक्ट यूँ हो जाएगी, एक इधर जा रहा होगा एक इधर जा रहा होगा। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम राइटर की अहमियत को तस्लीम करें और उसे अपना पूरा काम करने दें, उसको वक्त दें। और दूसरा सर बेसिकली राइटर के साथ साथ भी मैं कहता हूँ इट्स अ टीम वर्क। राइटर, डायरेक्टर, एक्टर, देन एडिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, देन म्यूजिक वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, कैमरामैन बहुत, हर आदमी की इनपुट है। एक अच्छी चीज़, एक बड़ा डायरेक्टर, बड़ा राइटर, सारा कुछ, उसका म्यूजिक बुरा हो उसका बेड़ा गर्क हो गया, उसकी एडिटिंग बुरी हो। अच्छा, फिर आजकल ट्रेंड ये आ गया कि 90% डायरेक्टर्स एडिट पे तवज्जो नहीं दे रहे होते। शायद 90 में ज़्यादा कह गया हूँ, लेकिन बहुत सारे ऐसे डायरेक्टर्स हैं जो एडिट पे नहीं बैठ रहे होते, बस चीज़ बनाई एडिटर के हवाले कर दी। मैं वो आदमी हूँ कि मैं अपना आखिरी एपिसोड तक एडिट पे बैठता हूँ, प्रीव्यू करता हूँ, डिस्कस करता हूँ, डिबेट करता हूँ एडिटर से, इसको ऐसे मैंने सोच के किया, इसको ऐसे करो, यहाँ ये म्यूज़िक चेंज करो। तो ये टाइम लगता है उसमें, लेकिन हमारा काम बड़ा वो मैकेनिकल हो गया है, स्पीडी हो गया है। इसीलिए बात ये तो मैं बिल्कुल, मेरी किताब भी आ रही है डॉक्यूमेंट्री प्रोडक्शन की, उसमें मैंने एडिटिंग में पूरा चैप्टर लिखा है। मैं ये समझता हूँ कि एडिटर को प्रोडक्शन के दिनों में भी साथ रखना चाहिए। अगर आपकी एक टीम है जिसमें आपका एक नॉन लीनियर एडिटर है तो ही शुड बी ऑन द सेट्स। हाँ, लेकिन ये बड़ा डिफिकल्ट है आज के दौर के लिहाज से, है तो डिफिकल्ट। लेकिन अगर वो आपके साथ रहेगा तो वो तो क्या कहते हैं कि वो तो यूँ करेगा ना आपकी एडिटिंग,
और आपका वहाँ होना, ये पीटीवी की ट्रेनिंग है कि हमने कभी एडिटिंग जो है वो एडिटर पे नहीं छोड़ी, ऐसे ही है। पास बैठ के काम कराते थे। देखिए जी, एक फ्रेम 2 फ्रेम का जो फ़र्क होता है सर बड़ा पड़ फर्क जाता पड़ता है, शार्प लूज, कहाँ आप क्या चाह रहे हैं, कहाँ म्यूजिक मार्जिन छोड़ना चाह रहे हैं। आपने एक कैरेक्टर चाय पी रहा है, दूसरे कैरेक्टर से बात कर रहा है, वो कैरेक्टर उठ के चला गया और दूसरा कैरेक्टर वहाँ बैठा होगा, उसके बाद क्या उसने एक सिप लेना है या नहीं लेना, ये डायरेक्टर का डिसीजन है। बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल। आया उसने आपने एडिट लगाना या नहीं लगाना, तो एडिटिंग इज सो इम्पोर्टेंट, उसे आप कैसे छोड़ सकते हैं। ऐसे। लेकिन सर है आजकल यही है कि नहीं चल रहा है ना। अच्छा, अब ऐसी बात करते हैं कि आपकी इतनी अच्छी सारी सीरियल, जैसे अनोखा लाडला आपकी सीरियल मुझे याद है, वो पीटीवी से चली थी। बिल्कुल। और क्या करम जली, और जैसे मैंने जिक्र किया शुरू में, हूर परी। इन तीनों में से आपको सबसे ज़्यादा अच्छा ड्रामा कौन सा लगता है अपना? अच्छा सर, मेरा ना तरह एक सीन अलग है। मेरा जो आखिरी प्रोडक्ट होता है ना, वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद होता है, क्योंकि देखें सीखने का सफ़र हर वक्त जारी है। मुझे ये लग रहा होता है कि अब मेरी फिर नई टेक्निक्स आ गई हैं, मैं कुछ नया कर रहा हूँ, मैं हर बार कुछ नया सीख रहा हूँ, कुछ नया इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। तो हर जो लेटेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं, मुझे लग रहा होता है यार ये पिछली से अच्छी है, अच्छा उससे अच्छा जो मैं फिर अगला ड्रामा बनाता हूँ जो पिछले को मैं बड़ा अच्छा, नहीं यार ये उससे भी अच्छा बना है। तो मेरा ख्याल है कि मेरा सीखने का अमल मुस्तकिल जारी है, और मैं समझता भी इसको एक पॉजिटिव साइन हो कि जिस दिन मैंने सोच लिया कि मुझे सब आ गया, तो वो दिन आपका दी एंड होता है। हाँ, वो आप फिनिश हो जाते हैं क्रिएटिव वाइज, टेक्निकली। तो मैं एक समझता हूँ कि मेरा सीखने का सफ़र मुस्तकिल जारी है, और मैं अपनी हर नई प्रोडक्ट में नए तजर्बे कर रहा हूँ। तो जो मेरा सबसे लेटेस्ट ड्रामा होता है वो मेरा सबसे अजीज़ तरीन बेबी या सबसे पसंदीदा बच्चा होता है। ऐसे ही होता है। देखिए आप यूरोप में, अभी मैंने एक फिल्म देखी है, अमेरिकन फिल्म आयरिशमैन। अगर नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा, मार्टिन स्कॉर्सेज़ की फिल्म है। मार्टिन स्कॉर्सेज़ वो डायरेक्टर है जिसने टैक्सी ड्राइवर, गुड फेलास, कैसीनो, इस तरह की फिल्में प्रोड्यूस की। तो वो 82 ईयर्स का है और अभी उसका काम देखें माशाल्लाह। और इस फिल्म में उसने एक और एक्सपेरिमेंट किया, और अपने जो एक्टर उसके हैं, जैसे रॉबर्ट डे नीरो है या पैसी है, अब वो बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन उसने ये नहीं किया कि जवानी का रोल कोई और एक्टर करे और बुढ़ापे का रोल कोई और एक्टर करे। उसने एक नई टेक्निक से, जो कि अभी ईजाद हुई थी, उसने उसको डीएज किया और उन्हीं एक्टरों को जवान दिखाया। वेरी गुड। आप देखें ना, उसने ग्रो किया वक्त के साथ साथ उस डायरेक्टर ने। अब वही एक्टर जो टैक्सी ड्राइवर में था नौजवान, वह बूढ़ा है, लेकिन हर शख्स ग्रो करता है और उसकी वो फिल्म महंगी तरीन फिल्म है, वो नेटफ्लिक्स ने प्रोड्यूस की है। ज़ाहिर है सर, यहाँ पे हमें ज़रा बजट की मार पड़ जाती है, बहुत सारी चीज़ों में लिमिटेड बजट्स हैं, लिमिटेड रिसोर्सेज हैं। मैं तो फिर भी समझता हूँ कि हम पूरी दुनिया से अगर अपना कंपैरिजन करें तो जिस तरह के लिमिटेड बजट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज में हम काम करें तो हम टेक्निकली बहुत स्ट्रॉन्ग हैं। अच्छा, हूर परी में एक्टर कौन कौन था आपका? हूर परी जो टाइटल था, नाम या खूबसूरत नाम, बस बड़ा एक डिफरेंट सा स्क्रिप्ट था कि रहमान साहब ने लिखा था, बहुत अच्छा स्क्रिप्ट था। हूर परी इज़ समन अंसारी बेसिकली, शी इज़ प्लेइंग हूर परी, और वो एक ऐसी हसीन बेवा की दास्तान थी जिसकी जवान बेटी हैं जो ख़ुद भी बहुत ज़्यादा जवान है, और एक बेवा के मसाइल, ख़ानदान में कज़न्स और चीज़ें, उस पर कोई उसको रिश्ते की कोशिश कर रहा है, एक बेवा के साथ फाइनेंशियल क्राइसिस भी है। वो बड़ी एक मज़ेदार सी स्क्रिप्ट थी, और फिर औलाद के मसाइल और वो अकेले सारी चीज़ों को कैसे हैंडल करी, और वो एक हसीन औरत भी है जिसके साथ ये वाले मसाइल भी लगे हुए हैं कि कोई ना कोई उस पर ख़ानदान में ट्राई मार रहा है। ये जो आप स्क्रिप्ट लिखवाते हैं, आइडियाज़ आप खुद क्रिएट करते हैं राइटर के लिए, या राइटर आपको अप्रोच करता है कि मेरा ये आइडिया? सर दोनों चीज़ें ही हैं। अब तो बहुत ज़्यादा जो ट्रेंड हो गया है वो ये कि ना मैं राइटर को अप्रोच करता हूँ ना राइटर मुझे अप्रोच करता है, चैनल राइटर को अप्रोच करके लिखवा के हमें देता है कि जी ये स्क्रिप्ट बना दें। एक ये नई चीज़ भी इंट्रोड्यूस हुई है। अभी हम लोग डिजिटल के लिए काफ़ी काम कर रहे हैं, शॉर्ट मूवीज़ का, तो उस पर यही है कि डिफरेंट राइटर्स से भी आइडियाज़ ले रहे हैं, हम खुद भी आइडियाज़ प्रोड्यूस करके राइटर्स को दे रहे हैं, उस पर थोड़ी डिबेट भी होती। शॉर्ट मूवीज़ का जो जॉनर है वो ज़रा मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा है, क्योंकि वो एक जो शौक की बात है ना, जो सेटेलाइट पे बहुत सारी चीज़ें हम नहीं कर पाते, कुछ सब्जेक्ट सेटेलाइट के कंटेंट हेड्स को समझ नहीं आ रहे होते, शॉर्ट आइडियाज़, वो चीज़ें आप कर लेते हैं डिबेट करके, राइटर के साथ डिबेट भी हो रही है कि यार ये शौक के लिए करो, तो उसमें ज़रा एक मज़ा आ रहा है इस हवाले से। बाकी टीवी का ज़रा पैटर्न चेंज है, लेकिन उसमें सारे फार्मूले ही चलते हैं। हम भी राइटर्स के साथ आइडियाज़ शेयर कर लेते हैं, राइटर्स हमें शेयर कर लेते हैं, या मोस्टली चैनल्स के पास अप्रूव्ड स्क्रिप्ट्स होते हैं, चैनल हमें लेकिन आप क्या समझते हैं कि तरीका होना क्या चाहिए?
सर मेरा ख्याल है प्रोफेशनल राय आपकी। प्रोफेशनल राय मेरा ख्याल है ये कि देखें बेबी राइटर का है, राइटर ने एक आइडिया डेवलप किया, राइटर आए डायरेक्टर के साथ बैठे डिबेट करे और फिर वो डिस्कशन में उस आइडिया की नोक पलक सवारी जाए, उसको डेवलप किया जाए। अब देखिए एक आइडिया आपने फॉर एग्जांपल बीइंग राइटर सोचा, उस आइडिया की जो वर्थ है वो 20 एपिसोड्स तक है, आप उसको 20 एपिसोड्स तक खींच सकते हैं। चैनल की डिमांड है जी मुझे तो 40 एपिसोड का सीरियल चाहिए, अब जब आप उसको खींचेंगे तो वो ख़राब होगी चीज़। तो हमारे यहाँ ये नहीं है कि यार ये आइडिया इतने एपिसोड्स तक ख़त्म हो रहा है या ये 13 एपिसोड्स की बात है। अब तो एक नया ट्रेंड आ गया 40-50 प्लस एपिसोड्स पे चैनल जा रहे हैं, तो उसको खींचना है, उससे फिर कहानी वीक खराब होती है, कहानी वीक होती है, ड्रैग एलिमेंट आता है, चीज़ें जो एक क्रिस्प आपके कंटेंट पे जो आपका फोकस होता है वो ज़ाहिर है कहीं ना कहीं तो उस पर हैं अच्छे राइटर्स जो उसको कैरी भी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई वीकनेस आती ज़रूर है उसमें। ये तो अर्तुगरुल में भी है, आप देखें ना उसमें भी कई मतलब एक मैंने एपिसोड देखा कि वो जो हलीमा सुल्तान है वो कहीं चली गई है, उसके बाद 10 एपिसोड में वो नजर ही नहीं आई और ना ही राइटर ने ये बताया कि वो गई कहाँ है। नहीं वो तो जाहिर है वो फिर वो एकदम से आ ऐसे गई ही है, उसमें पता कई नहीं कहाँ से करेक्टर्स आ गई। गायब हो गए हैं, वो मैंने देखा एकदम देखते देखते अचानक करेक्टर्स गायब। देखिए सर लेकिन फिर भी मैं अर्तुगरुल के बारे में कहूँगा कि इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है कि खामियों पे नज़र कम जाती है और आप कंटेंट में उलझे रहते हैं। लाइक मैं कल ही एक ऐसी एपिसोड देख रहा था कि जो मंगोल कमांडर है वो भाग रहा है और अर्तुगरुल उसका पीछा कर रहा है, वो भागते भागते उसका पीछा किया, आगे उसने कहीं घोड़ा खड़ा किया हुआ है, वो घोड़े पे सवार हुआ, आगे पहुंचा है, वहाँ फिर उसने अर्तुगरुल को घेरा, वहाँ पे उसके और सिपाही आ गए, वहाँ जंग हुई है, जंग में फिर इनकी टीम जीत गई है, वो फिर भागा है, तो इनके घोड़े वहाँ मौजूद थे जो पीछा करते हुए पैदल आए थे अपने घोड़ों पे बैठे हैं और उसके पीछा करने लग गए। वो कंटिन्यूटी जंप्स है हाँ, ना। लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग कंटेंट है कि वो तवज्जो नहीं किया, ठीक है कहीं से भी आगे आगे देखो हो क्या रहा है। प्रोफेशनल्स को नजर आती है, हाँ, जैसे आप जान जाएंगे, हाँ, मैं जान जाऊंगा। हाँ, लेकिन वो ये कि कंटेंट इतना इंटरेस्ट है यार, जहाँ से भी है आगे देखो हो क्या रहा है, असल इंटरेस्ट वो है। अच्छा अशर, बहुत सारे जॉनर्स हैं ड्रामे के, जैसे सोप है, जैसे कॉमेडी है, जैसे फिक्शन है, साइंस फिक्शन है, फैंटेसी है और ये थ्रिलर है, डिटेक्टिव है, एडवेंचर है। आप अपने आप को किस जॉनरा के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल समझते हैं? यार बड़ा मुश्किल सवाल आपने पूछा है। देखें अगर जर्नली पूछे ना तो अभी तक हमने जितना काम किया वो एक अलग ही जॉनर है, उसको आप सोशल ड्रामा कह लें। सोशल ड्रामा, हाँ, जो हमारे चैनल्स की डिमांड है, जाहिर है एक चैनल का भी अपना रेटिंग फार्मूला है, उनके ग्रुप्स बने हुए हैं, वो अपनी जो उनकी एक स्टडी है रेटिंग्स के हवाले से, देखिए जंग रेटिंग की है। तो मैं अब हिस्टोरिकल ड्रामा बनाना चाहूँ तो वो चैनल उसको आजकल अगर नहीं उसको लग रहा कि वो रेटिंग में आएगा, या मैं हॉरर या एक्शन करना चाहूँ तो मोस्टली हमें उस वो रेटिंग के फार्मूले पे चलना पड़ रहा है फ़िलहाल तो, जिसमें ज़्यादा सास बहू, सोशल, औरतों के मसाइल, मजलूम औरत, रोती हुई औरत, वो यही चीज़ें चैनल को चाहिए। और एक ही ड्रामा स्क्रिप्ट बदल बदल के, मतलब एक ड्रामा मैं एक चैनल पे देख रहा होता हूँ तो दूसरे चैनल पे वही एक्टर वही ड्रामा करता हुआ नज़र आ रहा होता है, तो वो एक भेड़चाल का शिकार हुए हैं। लेकिन मजबूरी है कि लोग यही देख रहे हैं। बाकी जनरली मैं नहीं समझता कि मैं आपसे एक बात पे बहुत डिफर करता हूँ। वो इस तरह है कि अक्सर मैं यही सुनता हूँ कि आप ऐसा क्यों दिखाते हैं कि तो लोग यही देखते हैं। ये बात गलत है सर। जो मीडिया मैन है जनाब, मीडिया मैन जो है वो डिमांड क्रिएट करता है खुद, वो खुद लोगों को बताता है कि ये भी है, सर ये आपकी भी बात है। दुरुस्त है। देखें जो आप उनको देंगे वो देखेंगे। अर्तुगरुल की एग्जांपल एक हिस्टोरिकल ड्रामा है, जब वो हिट हुआ है तो अब सारे कह रहे हैं पाकिस्तान में भी बनना चाहिए। 2-3 प्रोड्यूसर्स ने भी कहा कि अगर हमें फाइनेंशियल सपोर्ट की जाए, बजट्स मिले, हम बना देंगे। ये तो बात वही है, लेकिन मसला है ना कि चैनल्स की अपनी लिमिटेशंस हैं। अब ये चीज़ें चैनल को स्टडी करनी चाहिए, डिफरेंट तजर्बे करें। अगर 7 दिन हम ड्रामा चला रहे हैं तो 2 दिन तजर्बा कर लें, फ्लॉप हो जाएगा, खैर है, बिजनेस है, उसमें तजर्बे तो करें ना। लेकिन नहीं, वो चैनल उसी एक भेड़ चाल का शिकार है। 2-3 ड्रामों की अभी बड़ी वो कंट्रोवर्सी भी मशहूर हुई कि बड़े बुरे आइडियाज़ टीवी पे दिखे। टीवी इज़ आवर फैमिली मेम्बर, ठीक है, वो बेडरूम या टीवी लाउंज का एक पार्टनर है जो पूरी फैमिली बैठ के देख रही होती है। देखिए सोशल मीडिया इज़ समथिंग एल्स। जब हम डिजिटल की बात करते हैं दैट इज़ योर मोबाइल, हैंड फ्री लगी हुई है, मैं अकेला इसको देख रहा हूँ, ये मेरे और मोबाइल की बात है। मुझे जो कंटेंट पसंद है, स्पीच पसंद है, पॉलिटिक्स पसंद है, कार्टून पसंद है, मैंने देखना है, आप डिस्टर्ब नहीं हो रहे, मैंने हैंड फ्री लगाई हुई है, मैं देख रहा हूँ। टीवी फैमिली मेम्बर है, टीवी की प्रोडक्ट इस टाइप की होनी चाहिए जो सारे फैमिली मेंबर्स बैठ के देख सकें, जो कि पाकिस्तान टेलीविजन का कभी एक वतीरा था, एक था बिल्कुल, सब लोग बैठ के देख सकते। जैसे मसला इनक वाला जिन बेतहाशा बच्चों के लिए शुरू किया, लेकिन सारी फैमिलीज देखती थी। और बड़ों के ड्रामे भी ऐसे थे, वारिस, अंधेरा उजाला, बच्चे भी शौक से देखते थे, सब देखते थे। हमें खुद अपने बचपन में याद है हम ड्रामे देखते थे। ज़ाहिर पीटीवी ही एक मीडिया थोड़ा सा उसमें एक ये एच भी पीटीवी को मिलता है कि कंपटीशन नहीं था, अकेला था वो,
लेकिन बहरहाल उस टाइम पीटीवी का म्यार भी बहुत, हम ये नहीं कह सकते कि जी अकेला था इसलिए देखा जाता था, म्यार वाकई बहुत अच्छा था उस अच्छा, कभी आपने सोचा कि आप कोई पॉलिटिकल थ्रिलर बनाएं? वक्त। अच्छा नहीं, इस पे कभी भी कुछ नहीं, कोई सोचा नहीं, बिल्कुल। ये वो शोबा है ये बिल्कुल अनटच्ड है और ये ज़रूरी नहीं कि आप वो पॉलिटिकल थ्रिलर जो है वो पाकिस्तान के किसी चैनल के लिए बनाएं। वाई नॉट नेटफ्लिक्स, वाई नॉट डिज्नी, वाई नॉट अमेजोन? किया जा सकता है सर, असल में मसला वो है ना कि हमारे यहाँ वो, अब जिस तरह अनोखा लाडला बड़ा एक हिट ड्रामा था, मुझे पसंद भी बहुत है, उस कल्चर को एक्सपोज करना, गांव की कहानी थी, गांव का कल्चर, वो चीज़ें बड़ी अट्रैक्ट करती हैं, मुझे मज़ा भी बड़ा है। आउटडोर हमने भावलपुर में शूट किया, लेकिन प्रॉब्लम इसके चैनल आजकल ज़्यादा विलेज कल्चर की कहानियों को पसंद नहीं करते। चैनल कहते हैं मेट्रो सिटी की स्टोरीज़ हों, ड्राइंग रूम स्टोरीज़ हों, इस तरह की चीज़ें। तो मेरे पास एक स्क्रिप्ट मैंने लिखवाया था, अमजद जावेद साहब बड़े हमारे प्यारे दोस्त हैं, राइटर हैं, बहुत अच्छे नावल राइटर हैं, नॉवलिस्ट जो हैं जी। उनका एक नावल है ज़ात का कर्ज, थोड़ी सी पॉलिटिकल बात, वो बड़ा एक मज़ेदार, एक ऐसे गांव की कहानी है कि जहां आज तक वहां के जागीरदार ने मोबाइल टावर भी नहीं लगने दिया कि इस गांव में तरक्की ना हो जाए। तो एक अच्छा स्क्रिप्ट था, लेकिन वही है कि वो किसी चैनल को नहीं आजकल समझ आया कि यार कल्चर, हालांकि मैं कल्चर पे करना चाह रहा हूँ, मज़ा आता है कल्चर का वैसे काम भी करते हुए। अगर देखा जाए तो हमारी जो तकरीबन 70 to 75% आबादी जो है वो देहात में रहती है। ऐसे तो अगर हम देहात का एक ड्रामा बनाएंगे सर तो देखा उसकी जाएगा, रीच कहाँ तक होगी? लेकिन अभी प्रॉब्लम देखें। है ना कि रेटिंग मीटर जो है वो लाहौर और कराची में लगे हुए हैं। बिजनेस जो है चैनल को उन रेटिंग मीटर्स के ऊपर मिलना है, तो वो रेटिंग तो सारी आनी है लाहौर और कराची से, या कुछ इस्लामाबाद और कुछ और थोड़े छोटे शहरों से। तो जाहिर है चैनल ने अपने बिजनेस पे बेस करना है, उनको पता है कि अगर मेरी रेटिंग मेट्रो ड्रामे की ज़्यादा आ रही है तो मुझे ज़्यादा बिजनेस आना है, तो उन्होंने उस पर फोकस करना है। अच्छा अशर, हमने जिक्र किया तो आपकी बहुत सारी सीरियल्स का, लाइक करम जली, हूर परी और अनोखा लाडला। एक आपकी सीरियल और भी जो थी, ईमान, उसके बारे में ज़रा बताएं, वो क्या आइडिया था और क्या उसमें? ईमान बेसिकली एक नए चैनल से ऑन एयर हुई थी, एलटीएन फैमिली, उनकी फर्स्ट क्वार्टर का वो ड्रामा था, लेकिन अमेजिंग फीडबैक। कुछ मसाइल का शिकार हो गया, कुछ चैनल की तरफ से, कुछ ये कोविड की वजह से बीच में स्टॉप हो गया, वो भी हमने उसको दोबारा कंटिन्यू करना है, लेकिन अमेजिंग फीडबैक। मतलब मैंने कराची के बड़े रिमोट एरियाज़ में भी शूट किया है उस प्ले को, वो कराची में सारा शूट हुआ था। तो बड़े अरसे के बाद कोई ऐसा प्ले किया है सैटेलाइट में जिसकी वो अप्रिसिएशन नज़र आई है जो आपके पीटीवी के ड्रामे की होती थी कि लोग करैक्टर नेम से पहचानते थे। मतलब ऐसा हुआ कि मैंने एक नॉर्मल, बेसिकली मुझे एक्टिंग का कोई शौक नहीं है, लेकिन उसमें एक करैक्टर आ गया था एक टीचर का। मैंने चूँकि टीचिंग भी बहुत की, मैंने कहा यार चलो ये छोटा सा एक करैक्टर है, 10-15-20 सीन का, मैं खुद कर लेता हूँ। तो मुझे इसलिए आ रहा था कि कई दफ़ा ऐसा हुआ है कि हम शूट करें तो लोगों ने देख के कहा वो ईमान की शूटिंग हो रही है, वो सर साथ खड़े हैं, दैट वाज माय करैक्टर नेम। तो मुझे बड़ी हैरत हुई कि यार ये बातें अब आजकल सैटेलाइट में, स्पेशली एक छोटा करैक्टर एक नए चैनल पे, लेकिन उस प्रोडक्ट की बड़ी अप्रिसिएशन आई है, मुझे बड़ा वो एक हैरत हुई है उस पर। चले मैं देखूंगा उसके एपिसोड। बिल्कुल आप देखिएगा और आपको लगेगा समथिंग डिफरेंट, आज के ड्रामों से ज़रा सा मुख्तलिफ है। लेकिन एक बात है ज़रूर, मेरा ख्याल है कि जितने डायरेक्टर मेरी अपनी ज़िंदगी मैंने देखे हैं, या मैं खुद डायरेक्टर हूँ, अब सब के अंदर एक एक एक्टर ज़रूर मरा हुआ है जो कभी कभी जिंदा हो जाता है। जाहिर है सर, वो एक शौक कहीं ना कहीं, बड़े बड़े डायरेक्टर कैमियो रोल करते हैं, लाइक अल्फ्रेड हिचकॉक। मतलब एक सीन मुझे याद है कि वो एक मोटा सा आदमी एक मोटे से कुत्ते को लेके जा रहा है, उस सीन से गुजर गया, पता लगा जी अल्फ्रेड हिचकॉक का कैमियो था। तो सर वो कहीं चिंगारी तो दबी होती है ना, हल्की सी हवा देने की देर है कि वो भड़क के आग बन जाती है, ऐसे ही। अच्छा, तो आपको सबसे अच्छा एक्टर मैं पूछूं जिसने आपके साथ काम किया, कौन सा? बहुत मुश्किल सवाल है। हाँ। किसी एक का नाम नहीं ले सकूंगा, क्योंकि देखिए नाराज करने वाली नहीं, देखिए बेतहाशा सीनियर हैं, कई जूनियर्स ने भी हमारे साथ काम स्टार्ट किया। पता है हर एक्टर का एक अपना जॉनरा है। फॉर एग्जांपल हम जाते हैं जी फादर के एज ग्रुप के जो कैरेक्टर्स हैं, उनमें भी मैंने बेतहाशा सीनियर्स के साथ काम किया है, आबिद अली साहब के साथ भी किया, राशिद महमूद साहब के साथ किया, और बेतहाशा नाम में नैयर एजाज साहब के साथ किया। सब माशाल्लाह परफेक्ट लोग हैं। फिर यंग कैरेक्टर्स में भी आ जाएं तो बेतहाशा लोग, तो कोई एक नाम लेना बेसिकली ज़्यादती होगी, तो बड़ा मुश्किल सवाल है। मैं मतलब वैसे अगर कहें कि जिसको मैं कहता हूँ कि यार ही इज़ एन ऑसम एक्टर और क्या पर्सनैलिटी, और बहुत पहले मैंने उनके साथ काम किया और उनके साथ काम करने की ख्वाहिश बाकी है, दैट इज़ नुमान एजाज। क्या बात है, वंडरफुल। और आपको मज़ेदार बात बताऊँ, मैंने नुमान एजाज को इंट्रोड्यूस कराया था। अच्छा माशाल्लाह, चलें जी, हमारी ख्वाहिश है उनके साथ काम करना, आपने उनको इंट्रोड्यूस करवाया। ही इज़ अ वेरी फाइन एक्टर एंड फाइन मैन। यस। अच्छा चलिए, एक्ट्रेस माहिरा खान।
नहीं, शी इज़ अ गुड नीलम ग्लैमरस मुनीर। एक्टर। ऑब्वियसली ये बहुत सारे लोगों के साथ काम किया, बहुत सारों से ख्वाहिश होगी काम करने की, लेकिन मैं, मेरा ख्याल है यहाँ पे नाम लूँगा समिया मुमताज़ साहिबा का। अच्छा, उनके साथ अभी तक कोई प्रोजेक्ट करने का मौका नहीं मिला और ख्वाहिश होगी कि उनके साथ काम किया और जाए। सानिया सईद? सानिया सईद भी बिल्कुल, ये मेरी उन दोनों बड़ी- में मेरी अगर फेवरेट हाँ नहीं, बहुत वंडरफुल आर्टिस्ट, और बड़ा मुश्किल होगा कि मेरे पास अगर कहीं चॉइस हो इन दोनों में से किसको कास्ट करना है तो मैं फंस जाऊंगा। बोथ आर वंडरफुल आर्टिस्ट। और सिंगर? बड़ा मुश्किल सवाल है, इसलिए कि अब सिंगर में भी आज का सिंगर के माजी का सिंगर, पाकिस्तान का माजी सिंगर, इंडिया का चलिए, सिंगर। माजी का पाकिस्तानी सिंगर, अभी की बात नहीं करते। रुश्दी साहब। कौन? रुश्दी। रुश्दी साहब, जबरदस्त। क्या बात। He is the king of pop and ऐसे initiative. बिल्कुल हर तरह, वो क्या उसकी आवाज उस आदमी की, क्या है। गाने, उस जैसा क्या playback आवाज, singer ऐसे परफेक्ट। पैदा नहीं हुआ। क्योंकि हमारे एज ग्रुप के लिहाज से बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने उस दौर के सिंगर्स को सुना हो, तो उसमें रुश्दी साहब आजकल के दौर में आजकल तो उछल कूद का ज़माना है, जो ज़्यादा उछल ले वो ज़्यादा हिट होता है। बहरहाल अच्छे नाम है, और नया टैलेंट बड़ा बड़ा अच्छा आ रहा है। अभी हमने एक म्यूज़िक डायरेक्टर और सिंगर है फजील, उसके साथ मैंने काम किया है। कायद आज़म जिंदा का म्यूज़िक भी उसने किया। बहुत टैलेंटेड लड़का है, नज़र आ रहा है कि उसका फ्यूचर बड़ा ब्राइट है। तो इस तरह और भी बड़े बेतहाशा नाम है यार। ऑब्वियसली कमर्शियली तो अली ज़फ़र, आतिफ़ असलम, नो डाउट इन लोगों पे आपको कंपैरिजन कर ही नहीं सकते। दे आर कमर्शियली हिट एंड दे आर गुड सिंगर। तो अब ज़रा कमर्शियलिज्म का दौर है, तब ज़रा एक और दौर था, वो भी एक दौर था, ये भी एक दौर है। मोहब्बत की कभी नहीं की नहीं, काम से मोहब्बत की। मैं नहीं मान सकता। काम से नहीं नहीं, मोहब्बत की। आप अच्छा नहीं, फैक्ट आप है। अपनी बेगम से मार नहीं खाना चाह रहे। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बेगम से ही की है बस। लेकिन उससे पहले काम ने कभी फुर्सत ही नहीं दी। यकीन करें, इस काम का बड़ा पैशन। मोहब्बत के बगैर आप डायरेक्टर कैसे हो सकते हैं? मोहब्बत के बगैर आप शायर कैसे हो सकते हैं? अच्छा, शायर नहीं, मोहब्बत के बगैर शायर अफसाना निगार नहीं, कैसे हो सकते हैं? अफसाना निगार भी नहीं हूँ। डायरेक्टर एक्सीडेंटली बन गया और बगैर मोहब्बत के बन गया। यहाँ आप ये आपने देखिए। सियासत कर दी है ना? नहीं, सियासत नहीं की, एज इट इज़। असल में यकीन करें, ये काम पैशन है। अभी भी मतलब इस काम के लिए ना दिन देखता हूँ ना रात देखता हूँ, फैमिली को टाइम देना छूट जाता है जब ये काम शुरू हो जाता है। तो वो बड़े पैशन से, नियत से किया जाता है ये काम। तो यकीन करें, इस काम ने फुर्सत ही नहीं दी। शादी से पहले मोहब्बत की, और शादी के बाद मोहब्बत की गुंजाइश नहीं रहती। चलिए जनाब, आपसे गुफ्तगू का बड़ा मज़ा आया। सर। खुदा करे कि आपकी ज़िंदगी में मोहब्बत भी आए। सर आ चुकी है, अब तो शादी हो चुकी है, अब कहाँ से आनी है, अब तो हमारी पढ़वाएंगे। और इज्जत भी आए और शोहरत भी मज़ीद आपको मिले। बहुत शुक्रिया आपके आने का। तो नाजरीन, आज आपने एक ऐसे डायरेक्टर से मुलाकात की जिसे हम होनहार तो नहीं कह सकते, क्योंकि उन्होंने काफ़ी अपने आप को साबित कर लिया है। लेकिन मैं जो कि उनका काम देखता हूँ, और एज ए प्रोफेशनल मेरी राय है कि आने वाले वक्तों में अशर असगर का एक अच्छा नाम होगा, और लोग बड़े एतबार से उनके ड्रामे देखेंगे और तरक्की करेंगे। तो इंशाअल्लाह अगले प्रोग्राम में किसी और अच्छी शख्सियत से, किसी और मोतबर आदमी से गुफ्तगू होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।